सिस्टम पे, गौरव सिस्टम पे कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट लगा एक बार स्क्रीन पे मेरे वाली पे। मेरे बच्चों क्या लाइव हो गए? कमेंट करके बताओ, आज मैं लेट हो गया हूं। गौरव मेरी उस पे स्क्रीन पे कमेंट नहीं आ रहे हैं, सामने वाली पे कमेंट लगा। मेरी कमेंट आ रहे हैं सर, मेरी वाली स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं, उधर उधर वाली पे जो सामने रखी कैमरे के नीचे। मेरी वाली स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। एक बार सर मैं कमेंट करता हूँ, कर चेक कर। बच्चों मुझे कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद हो सकता है 2-3 मिनट में आ जाए कमेंट, तो मैं ऐसा मान के चल लेता हूँ कि कर ही रहा है वो सही। हाँ अब आ गया, अब आ गया, ठीक 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 से। भाई क्लास बहुत लेट हुई, मैं जानता हूँ, इसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी। एक बहुत ज़रूरी काम हो गया था कि घरवाली को ड्यूटी से लेके आना था और दिल्ली में बारिश हो रही है, तो तुम तो जानते हो औरतों का दिमाग का। अब उन्होंने कह दिया कि लेने आ जाओ, तो उन्हें कौन समझाया कि कितने बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए भाई लेके आए उसे। तो माफ़ी है, आज आपकी क्लास उसकी वजह से लेट हुई। तो अब मैं पढ़ाता हूँ सीधा, बिल्कुल समय ख़राब नहीं करता हूँ। हम जहाँ पे भी चल रहे थे वहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा आगे सीख लेता हूँ, सिखा देता हूँ आपको चीज़ें। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, एक एपी है, एक जीपी है और एक एचपी है। ईपी में बता चुका था, जीपी में बता चुका था, आज मैं एचपी बता रहा हूँ। फिर मैं जीपी के बारे में भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं वो समझा दूंगा, एपी के बारे में भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ बहुत स्लो जा रहे हैं, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे से लेट कतई भी नहीं होंगे, टाइम मैनेज नहीं होता, मैं समझता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आज बारिश आ गई थी तो मैंने रीज़न बताया कि क्या हो गया। तो आज हम एचपी सीख रहे हैं मेरे बच्चों। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले एचपी को क्लियर करा देता हूँ। मेरे दोस्तों कहानी ये है कि मान लीजिए ये कोई सीरीज़ है 3, 5, 7, 9, 11। तो आपने देखा ये किस चीज़ की सीरीज़ है, तो आपका आंसर होगा सर ये एपी की सीरीज़ है। ये किस चीज़ की सीरीज़ है? एपी की सीरीज़ है। तो मेरे बच्चों मेन जो सीरीज़ है ना वो एपी और जीपी की ही है, एपी और जीपी की ही सीरीज़ है, ठीक है। तो मैथ क्या था, खाली दिमाग वालों का काम था मैथ। इन्होंने क्या करके देखा कि इसका उल्टा करके देखा कि अगर एपी का उल्टा कर दें यानी 1/AP कर दें और जीपी का उल्टा कर दें 1/GP कर दें तो क्या बनता है। तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने ये चीज महसूस की कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का अगर उल्टा करते हैं तो भी गुणोत्तर श्रेणी ही बनती है। अगर हम किसी जीपी का उल्टा कर देते हैं, हर एक टर्म को रिवर्स कर देते हैं तो भी जीपी ही बनता है। जैसे बाई एग्जाम्पल में अगर आपको समझाऊं या विद एग्जाम्पल में आपको समझाऊं तो मेरे बच्चों आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मैंने लिखा 3, 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आपने एक चीज यहां गौर की कि कौन सी सीरीज है मेरे बच्चों, ये जीपी है। क्या है? जीपी। अब उन्होंने कहा कि यार अगर हम इसका उल्टा कर दें, अगर हम इसका उल्टा कर दें मतलब 3 का उल्टा करेंगे 1/3, 6 का उल्टा करेंगे 1/6, 12 का उल्टा करेंगे 1/12, 24 का उल्टा करेंगे 1/24 एंड सो ऑन, तो क्या ये कोई अलग सीरीज बनती है या ये अभी भी जीपी ही रहती है? हाँ है ना, क्या ये कोई अलग सीरीज बनती है या अभी भी जीपी रहती है? तुम भिगो भिगो के जूते में तो मारोगे। अभी स्टार्ट करिए 8:53-54 पे मैंने ये क्लास, ठीक है, और आज थोड़ा सा लेट तक पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। तो मेरे बच्चों अगर आप यहां पे भी देखोगे तो कॉमन रेशियो यहां पे भी सेम है। कॉमन रेशियो क्या होता है? A2/A1। तो A2 है 1/6, A1 है 1/3। तो निकालोगे 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2। अगर मैं इन दो टर्म से कॉमन रेशियो निकालता हूं तो भी A2 हो गया 1/12 और A1 हो गया 1/6।
तो इन्हें भी सोल्व करेंगे तो ये भी 1/2 ही आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस क्वेश्चन में एक चीज गौर करी होगी, और वो ये कि हर 2 स्टेप के बीच का रेशियो सेम आ रहा है। यानी ये तय हो गया कि जिनका उल्टा दिमाग चल रहा था मैथ में, जो ये सोच रहे थे कि जीपी का उल्टा करने पे कुछ बनता होगा, तो उन्होंने देखा कि यार जीपी का रेसिप्रोकल करने पे भी जीपी ही बनती है। हाँ है ना? यानी अगर कोई सीरीज जिसका नाम जी से मैं डिनोट करूंगा, और अगर ये जीपी है तो 1/g भी मैं कर दूंगा, तो भी वो मेरे बच्चों जीपी ही रह जाती है। क्लियर है? यानी क्या हुआ कि हर एक गुणोत्तर श्रेणी को इन्होंने 1 करके देखा, यानी उल्टा करके देखा, फिर देखा कि क्या सीरीज बनती है, तो इन्होंने पाया वो भी एक जीपी ही बनती है, यानी जीपी का उल्टा भी जीपी रहता है। बहुत बार ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ वी रेसिप्रोकल ईच टर्म ऑफ ए जीपी देन द सीरीज फॉर्म्ड इज एपी, जीपी, एचपी एंड नन ऑफ दिस। तो आंसर आप ध्यान रखिएगा, जीपी को रिवर्स करने पे यानी उल्टा करने पे जीपी ही बनती है। ठीक है जी। अब आते हैं वापसी, या इससे आगे चल देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहां कोई टर्म लिखी 3, फिर मैंने यहां कोई टर्म ले ली 5, फिर मैंने टर्म ले ली 7, फिर टर्म ले ली 9। आपने ध्यान दिया कि ये कौन सी सीरीज है, तो आप कहेंगे सर ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। क्या है मेरे बच्चों? ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। अगर ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है और मैं अगर इस सीरीज का भी रिवर्स कर दूं, यानी रेसिप्रोकल निकाल दूं 1/3, 1/5, 1/7, इस तरीके से अगर मैं इस सीरीज को चेंज कर दूंगा मेरे बच्चों, तो क्या ये अभी भी एपी है? क्या ये अभी भी एपी है? डज इट स्टिल बी इन एपी? क्या ये अभी भी एक समानांतर श्रेणी है? तो समानांतर श्रेणी के लिए जरूरी है कि हर एक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, तो कॉमन डिफरेंस होता है a2/a1, तो 1/5 माइनस 1/3। आप जान ही रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो 5 × 15 आया, यह आ जाएगा भैया 3, है ना, यह आ जाएगा 5, तो माइनस 2/15 डिफरेंस आएगा। यहां इन 2 टर्म से लेके चलें तो 1/7 माइनस 1/5, यहां एलसीएम लिया तो 35 आया, तो ये आया भाई 7, ये -5, 2/35। तो आपने देखा यार, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो -2/35 आया, इनका जो कॉमन डिफरेंस है -2/15 आया। तो कुल मिला के ये पता चला, क्या पता चला मेरे बच्चों? क्या पता चला? ये पता चला कि एपी का रिवर्स करने पर जो सीरीज बनती है इट इज नॉट एपी। यानी किसी समानांतर श्रेणी को अगर हम पलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं हर एक टर्म का, तो वो एपी नहीं रहती, वो बदल जाती है, क्योंकि यहां तो हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन यहां हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे 2 चीजें यहां पूछी जा सकती है। क्या? पहली चीज तो ये कि अगर किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दें तो जो नई सीरीज बनेगी वो क्या होगी? तो आपका आंसर होना चाहिए सर वो जीपी ही होगी। दूसरा ये कि अगर हम किसी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की हर एक टर्म की रेसिप्रोकल कर दें तो जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी? क्या वो एपी होगी? तो नहीं होगी, 100% नहीं होगी। तो क्या होगी? तो एक नई सीरीज बनेगी। क्या बनेगी? एक नई सीरीज बनेगी। तो कोई अंग्रेज का बच्चा वहां बैठा होगा, उसने कहा कि यूं करो, इस सीरीज का नाम मेरे नाम पे रख दो, मेरे नाम पे रख दो। उसकी बीवी का नाम होगा हार्मोनिक और प्रोग्रेशन सीरीज का नाम दे रहे होंगे, तो इस सीरीज का उन्होंने नाम रख दिया एचपी। तो कुल मिला के देसी भाषा में आप समझ पा रहे होंगे कि हाउ एचपी बिकम, है ना, मतलब समझ गए ना तुम, इंग्लिश छोड़ो, कि एचपी कैसे बनी। तो एपी का उल्टा एचपी हो गया, यानी कुछ खाली लोग बैठे होंगे, उन्होंने जीपी का उल्टा किया तो जीपी बना, फिर एपी का उल्टा किया वो एचपी बना। तो अब कुल मिला के बेसिक फंडा ये है मेरे बच्चों, और अब हम इसी को सीख रहे हैं। क्या? कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3, 5, 11, 13 क्या ये एचपी है? क्या ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है? हरात्मक श्रेणी है? क्या ये हरात्मक श्रेणी है? राम राम अभिषेक भाई, क्या ये हरात्मक श्रेणी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात अभी मैंने समझाई कि कोई भी एपी का अगर हम रिवर्स कर देंगे तो उस सीरीज को हम एचपी बोलते हैं। उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एचपी बोलते हैं। यानी अगर मान लीजिए एपी की कोई सीरीज है और इसकी टर्म है ए बी सी डी इस तरह से,
तो एचपी की जो टर्म होंगी ना वो हर हाल में 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, ये सारी की सारी किसमें होंगी? एचपी में होंगी। तो अगर आपको ये चेक करना है, अगर आपको ये चेक करना है कि कोई सीरीज एचपी में है या नहीं है, तो उसके लिए मेरे बच्चों तरीका ये है कि एचपी वाली सीरीज को कन्वर्ट कर दो किसमें? एपी में। यानी जो एचपी की टर्म दे रखी है उसे पलट के किसमें लिख दो? एपी में। और फिर देखो क्या वो एपी में है कि नहीं। अगर वो एपी में है तो फिर वो सीरीज एचपी में होगी। आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि कोई भी सीरीज एचपी में तभी होगी जब वो किसी एपी का रिवर्स होगी, किसी एपी का रेसिप्रोकल होगी, हर एक टर्म तभी होगी। जैसे अगर यहां की बात करूं और मैं पूछ रहा हूं कि बताओ क्या ये एचपी है, तो ये एचपी तभी होगी जब इसका रेसिप्रोकल अगर अब करें, 1/3 करें, 1/5 करें, 1/11 करें एंड सो ऑन करें। और अगर अब ये टर्म एपी में आ गई, इफ दिस इज एपी, अगर ये एपी बन गई तो हम कह देंगे ये एचपी है, वरना नहीं। अब एपी के लिए क्या तरीका है मेरे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम तो ये बहुत जरूरी चैप्टर है, आपको यहां से एक सवाल मिलता ही मिलता है सीडीएस जैसे एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या ये एपी है, तो एपी निकालने के लिए क्या तरीका है, तो आप कहेंगे सर एपी निकालने का तरीका है कि कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2/a1 ना a2 - a1, तो 1/5 - 1/3। यहां देखो a2 1/11, a1 1/5। तो बताओ क्या ये इक्वल आ रही है? तो आंसर होगा नहीं आ रही, क्योंकि यहां एलसीएम 55 आएगा, यहां एलसीएम 15 आएगा, -2 आ जाएगा, है ना, और यहां आ जाएगा -6। तो क्या इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। और अगर ये एपी नहीं है, अगर ये मेरे बच्चों एपी नहीं है, तो फिर ये एचपी भी नहीं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अगर ये एपी नहीं बनी तो ये फिर एचपी भी नहीं बनी। क्लियर है? अब मैं आपसे ये कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, पूछो तो जानू। अब मैं पूछ लूं तुमसे क्या, कि बताओ बेटा क्या ये एचपी है? डज इट एचपी? क्या ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है? बताओ भाई। तुम्हें दुखी नहीं कर रहा भाई मेरे प्रभु, क्यों नाराज हो रहे हो? तो सवाल ये है कि क्या ये एचपी है? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये चेक करना है कि एचपी है या नहीं है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसको एपी बना लो। इसे पलटोगे 10 आया, इसे पलटोगे 15 आया, इसे पलटोगे 20 आएगा, इसे पलटोगे 25 आएगा एंड सो ऑन। अब अगर आपसे वो ये पूछे कि बताओ ये एचपी है या नहीं, तो आप ये चेक करो कि क्या ये एपी है। अगर ये एपी हुई तो इसका रिवर्स मेरे बच्चों एचपी होगा। तो यहां कॉमन डिफरेंस निकालोगे, 15 10 का 5, 20 15 का 5, 25 20 का भी 5, यानी ये एक एपी है। अगर ये एक एपी है तो मेरे बच्चों इसका रिवर्स हर हाल में एचपी होगा, यानी ये एचपी है। बिल्कुल सही बात है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? पक्का? बहुत बढ़िया भाई, नाराज ना हुआ करो, लेट सवेर चलती है। कोर्स वोर्स के लिए ज्यादा टेंशन लो ही मत, जब कहोगे जैसे कहोगे तुरंत टाइमिंग बढ़ा लेंगे, कोई इश्यू ही नहीं है। और अभी आप ये मान के चल लीजिए कि नवंबर तक कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट होने वाला है। नवंबर तक कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला, इसलिए धीरे धीरे बहुत बढ़िया से पढ़ते चले जाइए। मैं ऐसे कह दूं तुम्हें कि 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, और मैं कह दूं कि फाइंड 30th टर्म, यानी इस सीरीज का 30वां पद ज्ञात करो। इस सीरीज का 30वां पद ज्ञात करो। तो आपको सबसे पहले तो मेरे बच्चों ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहां पे ये देखना पड़ेगा कि ये सीरीज है क्या, एपी है, जीपी है, एचपी है। तो आपको ये तो बात पता चल गई कि भाई जीपी तो नहीं है, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए था, है ना। वो कॉमन रेशियो तो सेम आ नहीं रहा। अब या तो ये एपी होगी या फिर ये एचपी होगी। अब एचपी निकालने के लिए क्या करो, इसको पलट दो। तो पलटोगे तो ये 10 आया, ये 15 आया, ये 20 आया। अब देखो क्या ये एपी है, तो आपने देखा कि हाँ कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है, तो ये एपी है। तो 100% फिर ये कुछ और नहीं, क्या है मेरे बच्चों? एचपी है। अब मैंने आपको ये कहा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको एचपी के बारे में कुछ भी पूछता है तो आप एचपी को एचपी की तरह सोचिए ही मत, आप एचपी को एपी की तरह सोचिए।
आप एचपी को क्या मान के चलिए, एपी मान के चलिए, है ना। तो एचपी को मत देखिए, आप एपी देखिए, तो इसको पलटेंगे तो एपी बनेगा। तो मैं कह रहा हूं कि इस एपी की 30वां पद क्या होगा, तो आप कहोगे सर टी एन का फार्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 30, 30 में गया 29 डी। तो जब सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू है मेरे बच्चों 10, डी की वैल्यू है 5, तो 29 5 भाई बताओ कितना हो गया, 155। ठीक है भाई, इसका मतलब इस एपी का 30वां पद, इस एपी का 30वां पद 155 है। इस एपी का 30वां पद मेरे बच्चों क्या है, 155। तो पूछ रहा है इस एचपी का 30वां पद क्या होगा, तो इसका 30वां पद हो जाएगा 1/155। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो मेरी बात समझ गए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, आप घबराइए मत। मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इंटरनेट की भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा होता हूं तो सिर्फ पढ़ा रहा होता हूं, फिर आपके साथ चीजें टाइम खराब नहीं करता। आज ही एक सवाल मैं ले लेता हूं। क्या मैंने लिखा 8, 15, 22, ठीक है, 8, 15, 22। अरे हट यार, मैंने कहा 1/8, 1/15, 1/22 एंड सो ऑन। और मैं ये कह रहा हूं कि ये एचपी है, मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये मेरे बच्चों क्या है, एचपी है। ठीक है, हाय हाय बहुत बड़ा लिख रहा है भाई, हाय हाय। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस सीरीज का 20वां पद ज्ञात करें, क्या होगा। इस HP का 20th टर्म बताइए क्या होगा। वैसे तो मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता हूं कि nth टर्म हो जाएगी 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये HP की nवीं टर्म हो जाएगी। लेकिन मेरे को आपसे हाथ जोड़ के सुझाव देना है कि आप ऐसे हर सवाल में HP मत मानिए। क्यों हम दो चीजों का ज्ञान झेलें? SSC का ये हिस्सा बहुत कम है, बाकी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, यूपी के लोकल एग्जाम में पूछा जाता है, CDS में पूछा जाता है। आप इसे सीधा सीधा मन में क्या ट्रीट कर लें, AP ट्रीट कर लें और फिर सीधा सोल्व कर लें। तो अगर 20th टर्म निकालनी तो फार्मूला हो जाएगा A प्लस 19D। पलट लो अपने मन में, 8 लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आने लग रहा है, 8 7 15 7 22। ठीक है जी, तो A की वैल्यू 8 रखते हैं, D की वैल्यू 15 में 8 गया 7, तो 9 7 63, 7 कम 7 और 6 13, 133 जमा 8, यही आ रहा है ना भाई। तो ये आया 8 3 11, 141 बेटा, यही आ रहा है ना 141, बहुत बढ़िया। तो HP का जो 20वां पद होगा वो 1/141 होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो HP में आपसे कुछ भी पूछे, आप कुछ भी पूछे, आप सीधा सीधा क्या करिए, AP बनाइए। AP की जो वैल्यू आए उसे पलट दीजिए, वो HP आ जाएगा। AP की जो वैल्यू आए सॉरी उसको पलट दीजिए, वो आपका HP आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे 141 आंसर दे रहे हैं, ध्यान रखना HP की जो टर्म होगी वो 1/141 हो जाएगी। ठीक है जी, अब और आ गया, मान लो यार if A B C are in AP, अगर ऐसा सवाल आ जाए A B C are in AP, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए और फिर आगे कोई रिलेशन दे दे कि बताइए B माइनस सी अपॉन C माइनस ए, ऐसा कुछ भी करके बड़ा बड़ा रिलेशन बना दे और फिर पूछे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको कहा था जहाँ पे भी वेरिएबल आ जाए A B C X Y M N ये कुछ भी आ जाए तो हम उठा के वहाँ वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहें क्या वैल्यू रखें, तो ABC की वैल्यू आप कुछ भी रख लें, 1 2 3 रख लें, ये भी एक AP बना रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि 1 रखने पे हमारे ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा सुझाव ये है आपको कि जब भी ABC AP में हो तो A की वैल्यू आप 2 रख लें, B की वैल्यू 3 रख लें, C की वैल्यू 4 रख लें। ऐसा सोचना या ऐसा रखना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ज्यादा सहूलियत प्रदान करेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं।
अगर मेरे बच्चों सवाल में ये कह दे कि इफ ए बी सी आर इन जीपी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी में है, और फिर कोई रिलेशन पूछ ले एबीसी का, फिर कोई रिलेशन पूछ ले एबीसी का, तो आप क्या करेंगे ऐसे संबंध में? तो ऐसे में एबीसी को क्या मानना चाहिए? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे 1 मान ले, इसे 2 मान ले, इसे 4 मान ले, क्या फायदा हुआ? 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4। लेकिन मैंने कहानी बताई कि एक जो होता है ना वो कहीं ऑप्शन में घुमा देता है कहानी को। क्लियर है ना? तो बेटर तरीका ये है, क्योंकि अगर हम ए को 1 मान रहे तो ए स्क्वायर भी वही चीज होगा, ए भी वही चीज हो जाएगा और ए क्यूब भी वही चीज हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाती है ऐसे केसेस में। इसलिए क्या करा करो कि 1 ना मान के आप कोशिश करिए इसे 2, ये 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, ऐसा मान लेने से आपको मजा आएगा सवाल करने में, ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्शन की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्लियर है जी? 2, 5, 8 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एपी में 2, 5, 8 ले लेंगे, लेकिन ढक्कन जितना बड़ी वैल्यू लोगे कैलकुलेशन भी तो तुम्हें ही करनी होगी, हमें तो सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर हमें एबीसी एचपी में लेना हो, अगर एचपी में लेना हो तो क्या लें? ये बड़ा सवाल है। अगर हमें एबीसी को एचपी में लेना हो तो क्या लें? बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि देखो सर आपने एबीसी को एपी में लिया था तो टर्म ली थी 2, 3, 4, अगर 2, 3, 4 एपी है तो एचपी हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। यही तो ज्ञान बांटोगे आप मुझे? अरे हाँ या ना? आप देखिए क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एलसीएम लेंगे 3 दूनी 6, भाई a2 - a1 होगा, तो 3 में 2 गया 1 आ गया। यहां करेंगे तो 4 तिये 12, अरे 2 और 1 3 और 1 4। क्लियर है ना भाई? अगर ये एपी में था, यहां रख रहे थे कि यार अलग कैसे आ रहा है? 4 तिये 12, तो 4 1/12 आ रहा है। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 लेते हैं तो 5 चौक 20, 1/20। ये तो गलत हो जाएगा। और वैसे भी जब आप इसको लोगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 मैं गलत सोच रहा था। यानी अगर 2, 3, 4 एपी में है ना मेरे बच्चों, 2, 3, 4 एपी में है तो एचपी हो जाएगी 1/2, 1/3, 1/4। अगर कोई चेक करना चाहे कि बताओ ये एचपी में है या नहीं, तो इसका तरीका होगा कि हम इसे पलट देंगे 2, 3, 4 और हम यहां देख लेंगे कि हाँ ये एपी में है। लेकिन ये बताओ कि 1/2 वैल्यू रखनी, 1/3 वैल्यू रखनी, 1/4 वैल्यू रखनी, क्या ये आसान है? सर आपसे रूठ जाएंगे। ना ना ना, आप रूठना नहीं भाई, आग लगा दें दुनिया में। इधर आओ। कहने का मतलब यह है कि 1/2, 1/3 और 1/4 वैल्यू रखना किसी क्वेश्चन में आसान है नहीं, क्योंकि जहां फ्रैक्शन आ जाता है ना वह वैल्यू रखना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप करिए क्या ऐसे सवाल में, कि आप एचपी की जो टर्म रखें ना, मेरे हिसाब से वो 2, 3 और 6 रख लीजिए। 2, 3 और 6। आप कहेंगे ये कैसे? ये ऐसे कि अगर एचपी की टर्म 2, 3 और 6 हैं तो एपी में टर्म क्या होंगी? तो आप कहोगे सर 1/2, 1/3 और 1/6। अब देख लो ये एपी में है भी या नहीं, तो a2 - a1 डिफरेंस निकालोगे 6 आएगा यहाँ पे। क्लियर है ना मेरी बात? तो 1/6 आएगा। जब यहां पे आओगे तो यहां एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है ना? 6 आएगा तो यहां आएगा 6, अरे क्या नाम है 2, और यहां आएगा 1, तो यहां पे भी 1/6 आएगा। तो आपने देखा कि अगर 2, 3, 6 हम एचपी में लेते हैं तो 1/2, 1/3 और 1/6 ये तीनों की तीनों टर्म किस में है? एपी में है। और यही हमको चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज एचपी तभी कहलाएगी जब उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। क्लियर है? तो मेरा यहां पे अर्थ आपको यह है कि 2, 3, 6 मानना थोड़ा आसान रहता है किसी भी क्वेश्चन में। तो ऐसे हर एक सवाल के लिए आप जब एचपी में मानना हो तो ए को 2 मान लो, बी को 3 मान लो, सी को 6 मान लो। क्लियर है जी? फिर मैं इनके सवालों पे आता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि जब भी ए बी सी आपको वेरिएबल क्वेश्चन में दे रखा और एपी में मानना हो तो आप सबसे लोएस्ट टर्म मान लीजिए 2, 3, 4। जब आप जीपी में माने तो मान लीजिए 2, 4, 8। जब आपको एचपी में मानना हो तो मान लीजिए 2, 3 और 6। मेरी बात आप सब समझ पा रहे होंगे। क्लियर है जी? महाराज साहब कभी सुन लिया करो महाराज साहब। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगर 2 नंबर अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं,
अगर दो नंबर ए और बी हैं, अगर दो नंबर ए और बी हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप इसका अरिथमेटिक मीन निकाल के बताइए, तो इनके अरिथमेटिक मीन होगा क्या भाई? तो इनका अरिथमेटिक मीन होगा, तरीका बताया था, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। ऐसा क्यों होता है? अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि दो नंबर हैं ए और बी, इनके मध्य में एक ऐसी टर्म मान लीजिए, एक मध्य में इनके एक ऐसी टर्म मान लीजिए जिससे कि तीनों के तीनों क्या हो जाए? एपी में हो जाए। तो मान लेते हैं वो नंबर है x, जिसको मानने से तीनों एपी में हो जाए। तो यहां कॉमन डिफरेंस लेंगे तो x माइनस ए आया, यहां कॉमन डिफरेंस लेंगे तो b माइनस एक्स आया। और अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस हर हाल में क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा तो इक्वल करेंगे। तो यहां से देखोगे 2x इक्वल टू ए प्लस बी, तो आप जानोगे कि x की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो a प्लस बी बाई 2। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अरे हाँ या ना? पक्का बता चुके हैं, बिल्कुल बता चुके हैं, लेकिन मुझे सब कुछ बताना है इसलिए दोबारा बता रहा हूं। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अरिथमेटिक मीन हम किन्हीं भी 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का कैसे निकालते हैं। क्लियर है जी ये चीज? a प्लस बी बाई 2। ऐसे ही मेरे बच्चों, ऐसे ही अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मान लो a और b 2 नंबर है और मुझे इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा जी? तो इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए बी। कैसे निकला ये रूट ए बी? इसका निकालने का तरीका ये था कि इसके बीच में कोई एक ऐसा नंबर मान लीजिए जिससे कि एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना दे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना दे। तो मान लेते हैं जी वो नंबर एक्स है ना? ज्योमेट्रिक मीन माने गुणोत्तर माध्य, मतलब मध्य का गुणोत्तर श्रेणी की टर्म। तो आप जानते हैं अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है तो कॉमन रेशियो सेम होगा। कॉमन रेशियो क्या होता है? a2 अपॉन a1, तो x बटे a, फिर a2 अपॉन a1 तो b बाई एक्स। भाई ये रेशियो सेम होंगे, सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी आया। अरे हाँ या ना? तो आप जानते हैं एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों रूट ए बी, और जो बीच वाली टर्म है वही तो हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ना, ज्योमेट्रिकल मीन होता है। अरे हाँ या ना? पक्की बात है। आज ही अब जरा आगे। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि भाई बताओ कि 2 नंबर हैं ए और बी, आप इनका क्या निकाल दो जी? हार्मोनिक मीन निकाल दो। आप इनका क्या निकाल दो? हार्मोनिक मीन निकाल दो, हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब जरा मेरी बात को समझिए। तो मान लेते हैं जी वो नंबर होगा x, हाँ या ना? तो x एक ऐसा नंबर होगा जिसे a, x और b एक HP बना रहे हो, HP बना रहे हो। और मैंने अभी आपको एक बात समझाई कि मेरे बच्चों HP नहीं, मतलब हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं, तो x ऐसी टर्म होगी जिससे HP बना रहा हो। और मैंने अभी एक बात आपको समझाई कि कोई भी सीरीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन तभी कहलाती है जब उसका रिवर्स अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाता है, हाँ है ना? तो ये HP तभी कहलाएगी जब ये AP कहलाएगी। जब ये क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? AP कहला देगी। अगर ये HP है तो ये AP होगी, तभी ये HP कहलाएगी। और अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है जी? A2 अपॉन ना A2 माइनस A1, तो 1 बटे x माइनस 1 बटे A। ऐसे ही A2 माइनस A1 1 बटे B माइनस 1 बटे x। आप जानते हैं ये कहानी इधर ले आओगे तो 2 बाई एक्स हो जाएगा। भाई 1 बाई एक्स इधर आएगा तो प्लस का 1 1 2 बाई एक्स आ जाएगा, और इधर 1 बाई A प्लस 1 बाई B। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 2 बाई एक्स होगा और ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। क्लियर है मेरे बच्चों? तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू लाऊंगा तो ये 2 यहां आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2ab। पलट देंगे पूरे को तो कुल मिला के यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 2ab अपॉन a प्लस बी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये होगा हार्मोनिक मीन, ये होगा मेरे बच्चों हार्मोनिक मीन। अरे हाँ या ना? क्या क्यों सर? एक एक चीज का आंसर तो दे रहा हूं। क्या क्यों सर? कि मीन का मतलब होता है मध्य पद। अगर एपी में मध्य पद निकालना हो तो कैसे निकाला वो सिखाया। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में मध्य पद निकालना हो तो कैसे निकालना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मध्य पद निकालना हो तो कैसे निकालना है। बता तो रहा हूं राजेंद्र। क्या क्यों सर? एक एक चीज का तो आंसर दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि अगर 2 नंबर हैं, अगर 2 नंबर हैं ए और बी, और हमें इनके बीच का अगर क्या निकालना है मेरे बच्चों? हार्मोनिक प्रोग्रेशन ना मीन निकालना है,
दो नंबर दे रखे और इनके बीच का हार्मोनिक मीन निकालना है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2ab अपॉन में a प्लस बी। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बातें आप समझ चुके होंगे। बस इतनी ही कहानी है, क्लियर है। ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। जो सामने सवाल लिखा हुआ है आप बता दीजिए कि ये सवाल किस सीरीज का है। 1/2, 1/4 अगर आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन ये है कि ये जो सीरीज आपके सामने लिखी हुई है दोस्तों, ये जो सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, ये सीरीज कौन सी? 1/2, 1/4, 1/6, ये एपी है, जीपी है, एचपी है ना? कौन सी सीरीज है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन 2 बार लिखा गया क्या? ठीक है, तो देखिए मेरे बच्चों, आपको ये समझना है कि भैया एचपी तो है ना, जीपी तो है नहीं, क्योंकि जीपी में तो गुना चलना था, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 आना था, तब बात बननी थी, हाँ या ना? तो ये एपी है या एचपी, वो चेक कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों, अगर 1/2, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन, अगर ये एचपी है, अगर मान लो ये मेरा आंसर होगा, डी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है मेरे बच्चों ये, तो 100% इसका रिवर्स एपी होना चाहिए। 2, 4, 6 ये मेरा एपी होना चाहिए। अब देखो क्या ये एपी बना रहा है? तो आप कहेंगे देखिए कॉमन डिफरेंस 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका मतलब ये एपी है। अगर ये सीरीज एपी है तो ये सीरीज 100% क्या है मेरे बच्चों? एचपी। तो मेरा आंसर हो गया एचपी। क्या किसी को दिक्कत है मेरे भाई? बोलिए ना, अरे बोलिए ना, एचपी है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, एचपी है, डी ऑप्शन, वेरी गुड। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही प्यारा सवाल है और मैंने जो अभी चीजें आपको सिखाई हैं शायद उसी से रिलेट करा देंगे इसको, और आप समझने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा सवाल है, पढ़िए जरा एक बार। एक बच्चा कह रहा है एपी भी तो हो सकता है। मेरे बच्चों, एपी अगर ये एपी है, अगर ये एपी है, आपने कहा कि सर ये एपी हो सकता है, मैंने मान लिया कि हो सकता है एपी हो, तो एपी के लिए मेरे बच्चों क्या जरूरी है? जो बच्चे ने कमेंट किया कि एपी हो सकता है, तो एपी के लिए जरूरी है कि हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो, हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो। तो इसके और इसका बीच का डिफरेंस लेंगे तो 1/4 माइनस 1/2, और इसके और इसके बीच का डिफरेंस लेंगे 1/6 माइनस 1/4। क्या ये बराबर आ रहा है? तो आंसर आया, ये समझ ही रहे हैं, बटे एलसीएम 4 आ रहा है, यहाँ एलसीएम 12 आ रहा है, इक्वल कैसे आ रहा होगा? देखते हैं, चलो 4 से 1 आया 2, यहाँ 6 एकम 6 आया, 6 2 और 4 3 12, तो देखो ये माइनस 1/4 आया, ये माइनस 1/12 है। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है मेरे बच्चे, तो ये एपी कैसे हो सकता है? क्लियर है ना? आप चीजों को समझ के चलिए ना, मैं तो धीरे धीरे एक एक चीज समझाता चल रहा हूं। आज ये सवाल पे देखिए यार, क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी जो है, मैं सवाल पढ़ाता हूं, बहुत अच्छा सवाल है, कैट का क्वेश्चन है, हमसे होगा कि नहीं होगा वो देख लेते हैं एक बार। आपने सवाल पढ़ ही लिया होगा, मैं इससे छोटा कर देता हूं। आज कह रहा है भैया ए बी सी जो है ना, ए बी सी एपी भी हो सकते हैं या जीपी हो सकते हैं या एच भी हो सकते हैं। अगर एपी होंगे तो पहले वाला आंसर है, अगर जीपी होंगे तो दूसरे वाला आंसर है, और अगर एचपी होंगे तो तीसरे वाला आंसर है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे है, यानी ऑप्शन में से इस तरह ऑप्शन है। तो बताओ इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी? यानी ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। अब मेरे बच्चों, ये कहानी मैंने आपको समझाई हुई है, कैट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप ध्यान दें तो। मैंने कहीं लिखवाया था, हाँ ये रहा। मैंने बताया था कि अगर आपको एपी मानना है तो टर्म ले लो 2 3 4, अगर आपको जीपी मानना है तो 2 4 8 ले लो, अगर आपको एचपी मानना है तो 2 3 6 ले लो। मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इस सवाल की बात करें यहाँ पे, तो पहले हमने एपी माननी है, तो एबीसी को एपी मानते हैं, तो आप 2 3 4 ले लो, 2 3 4। क्लियर है? तो बेटा ए की वैल्यू 2 ले ली, बी की वैल्यू 3, तो 2 माइनस 3 करोगे, क्या बचा? -1। अब बी की वैल्यू 3 है बेटा, सी की वैल्यू 4, तो 3 माइनस 4 क्या आया? -1। माइनस से माइनस कट गया, आंसर आया 1। क्लियर है? तो जिस ऑप्शन का आंसर 1 होगा वो आपके आंसर हो सकते हैं ऑप्शन। तो आपने देखा कि ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि
अगर हम एपी ले रहे हैं तो पहले वाला आंसर एपी के हिसाब से आना चाहिए, तो ये तो नहीं आ रहा 1। अरे हाँ या ना, क्योंकि ए बाई बी 1 नहीं है, सी बाई ए भी 1 नहीं है, तो या तो मेरा आंसर सी होगा या मेरे बच्चे मेरा आंसर डी होगा। यानी यहां से बात स्पष्ट हो गई, यहां से ये बात स्पष्ट हो गई कि मेरे को जो आंसर चेक करना है उस आंसर में ना तो ए मेरा आंसर हो सकता है, ना मेरा आंसर यहां पे बी हो सकता है। मुझे जो आंसर चेक करना है मेरे बच्चों, वो चेक करना है सी और डी में से। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि भाई एपी नहीं है, क्योंकि ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो मेरा आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर है ना मेरी बात को? अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगर एबीसी जीपी हुआ, अगर एबीसी जीपी हुआ, अगर एबीसी जीपी हुआ तो क्या माने? तो मैंने तरीका बताया था कि जीपी जब भी मानना हो तो आप 2 4 8 मान लो भाई। अरे हाँ है ना, 2 4 8 मान लो। अगर जीपी हुआ तो वैल्यू रख के बताओ क्या है आंसर। तो भैया ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, तो 2 - 4 -2 बचा। अब बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 8, तो 4 - 8 करेंगे तो -4 बचा। काटोगे पीटोगे तो 1/2 आंसर आया। तो अब देखना किस ऑप्शन का आंसर 1/2 आ रहा है, किस ऑप्शन का आंसर 1/2 आ रहा है। लेकिन दिक्कत साला ये हो गया कि इसका भी आंसर ए बाई बी है और इसका भी ए बाई बी है, तो यहां फिर छटनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2/4 करोगे तो यहां पे भी 1/2 आएगा, यहां पे भी 1/2 आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इससे भी छटनी नहीं हो पाई। अब आते हैं बाबू तीसरे पे। तीसरा क्या है? एचपी। तो अगर मैं ए बी सी तीनों टर्म को एचपी में मानूं तो बेटा बताओ एचपी में क्या मानना चाहिए मुझे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि जब भी एचपी मानना हो तो माना करो 2 3 और 6। हाँ है ना, प्रूफ भी करवा के दिखाया था क्यों मानते हैं। तो ये बताओ 2 3 6 लेके चलोगे तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो घटाएंगे क्या बचा? -1। बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू क्या है जी? 6, है ना, यही तो है। तो यह आया मेरे बच्चों -3, तो कट के आंसर आया 1/3 पक्का। अब ए बाई सी आंसर है या सी बाई ए? तो ए की वैल्यू क्या है जी? 2 और सी की वैल्यू क्या है? 6, तो 2/6 यानी 1/3, और यही तो हमें आंसर में लाना था 1/3, वो हमारा आंसर आ गया, यानी सी हमारा आंसर है, सी हमारा आंसर है। अगर सी बाई ए करते तो 3/1 आंसर आता, जबकि हमको चाहिए क्या मेरे बच्चों? यहाँ पे आंसर 1/3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी गुड। आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? एक बच्चा लिख रहा है क्या ये एसएससी के लेवल पे है? मेरे बच्चे मैंने आपको पहले ही कहा कि आप इस तरीके से मुझे मतलब मत वो करिए, मेरे को चेक करिए, मैं सारी चीजें कराने लग रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा रहा हूं। आप यूपी कांस्टेबल का पेपर उठा के देख लीजिए, एचपी का क्वेश्चन दे रखा है, सीडीएस का पेपर उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन एचपी का मिलेगा ही मिलेगा। तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे आधा 1 घंटा, तो मेरे हिसाब से कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। आजी क्या क्लियर है मेरी बात? और मैं बहुत आसान आसान सवाल ले रहा हूं, मुश्किल सवाल बिल्कुल ले ही नहीं रहा हूं। और मैंने अगर ये एसएससी में आते हैं तो भी मैंने साथ साथ आपको ट्रिक बता दी है कि भाई एपी में हो तो एबीसी को क्या माना करो, जीपी में हो तो क्या माना करो, ये सारी चीजें तो समझा रहा हूं। यू मस्ट हैव सम पेशेंस एंड यू जस्ट बिलीव टू योर टीचर्स। करिए जी। कह रहा है कि भाई हार्मोनिक मीन बताओ 1 और 9 का, 1 और 9 का हार्मोनिक मीन बताओ। तो मेरे बच्चों अभी मैंने आपको हार्मोनिक मीन का एक फार्मूला बताया कि हार्मोनिक मीन जो होता है बेसिकली वो रहता है 2ab अपॉन a प्लस b। तो अगर गौर से देखें तो एक नंबर a है, एक नंबर 9 है, तो 2, एक नंबर a है, एक नंबर 9 है, 1 और 9 10 हो गया, 2 5 10 काटोगे, योर आंसर वुड बी 9/5। आपका उत्तर 9/5 है, ये आपका आंसर है। क्लियर है? और मैं जानता हूं आप लोगों को दिक्कत होती है थोड़ी सी नेट को लेके, आप लोगों को शायद समस्या हो, लेकिन मुझे ये भी तो देखना है ना कि बच्चे हर एग्जाम में सिलेक्शन ले, ना केवल एसएससी में। एसएससी का एग्जाम मान लो किसी कारणवश एक डेट पे आपका खराब हो गया, भगवान ऐसा ना करे, आप उस दिन बीमार थे या कोई कहानी हो गई और आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं जा पाया जितनी आपने तैयारी की थी। अब अगला एग्जाम तो आपका 1 साल बाद आएगा, तो 1 2 4 कुल मिला के 10 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लोगे पूरे बैच में। तो 10 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो उससे क्या होगा कि एक एग्जाम खराब हो गया तो उसके 2 हफ्ते बाद फिर से दूसरा कोई एग्जाम आ रहा होगा और उसमें ये चीज आ रही होंगी और वो आपको आती होंगी और आप तुरंत सिलेक्शन ले जाएंगे, कभी भी जीवन में डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। कैसी बातें कर रहे हो यार भाई? जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो ना उस चीज में सिलेक्शन लेके छोड़ दिया है, ये मैं घमंड नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपनी बता रहा हूं ये चीजें कि जिस रास्ते पे तुम जाने की सोच रहे हो उस रास्ते पे मैं जा चुका हूं और जाके उल्टा भी आ चुका हूं।
इसलिए मुझे सब पता है अपने अनुभव से कि क्या चीजें पढ़ानी क्या नहीं पढ़ानी। मैं जानता हूं कि एसएससी वाला बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा होगा, इसलिए वो कमेंट भी करे जा रहे हैं। परेशान ना हो, मैं हूं जिंदा। चलो चैटिंग करवा लो तुमसे फेसबुक पे, उसमें तुम्हारा डाटा खर्च नहीं होगा, एचपी कराने पे तुम्हारे खून निकल गए। ये बेटा 64 नहीं है, 6.4 है। करिए। लिखने का भी समय बेटा, लिखने का तो ये जब क्लास हो जाए उसके बाद उतार लिया करो ना। एक कह रहा है कि सर जी अरिथमेटिक करा दो, जेल वार्डन का पेपर। हराम खोर, तेरे पेपर के चक्कर में सब कुछ बदलट दे हम। सीक्वेंस से चल रही चीजें चलने दे यार। आ जाओ जी। कह रहा है कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 8। कहता है दो संख्याएं ए और बी, इनका अरिथमेटिक मीन है 8। तो आप जानते हैं अरिथमेटिक मीन, अरे अरिथमेटिक है ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक मीन है 8, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बात पे बेटा, तो देखिए यहां मैंने बताया था ए और बी अगर दो नंबर हैं तो उनका ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, ए और बी दो नंबर हैं तो ये उनका अरिथमेटिक मीन होता है, ए और बी दो नंबर हैं तो ये उनका हार्मोनिक मीन होता है। ये मैं समझा चुका हूं। कोई चीज कैसे एक्सप्लेन करें, एक एक चीज को समझा रहे हैं यार, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो मेरे बच्चे यहां से ए बी की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे, 8 का वर्ग 64 आएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों ही नंबर का, ए और बी जो दोनों नंबर है, इनका हार्मोनिक मीन 6.4 है। 64 नहीं है बेटा, 6.4 है। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है मेरे बच्चों, तो आप कहोगे हार्मोनिक मीन है 2a b अपॉन a प्लस बी बराबर 6.4। क्लियर है बेटा। अब ये बताओ दो ए बी की वैल्यू क्या है, यहां से उठा लो 64 अपॉन में a प्लस बी। यहां पॉइंट हटाएंगे तो भाई 64/10 आ जाएगा। 64 से 64 काट दो, 10 दूनी 20, तो आप देखेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू 20 आ गई। अब मत करो सोल्व, तुम तो एसएससी के बच्चे हो, तुरंत की तुरंत दिमाग ही दिमाग में कर डालोगे काम। बताओ जरा, अब ऐसे दो नंबर ढूंढो, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें जोड़े तो 20 आए और जिन्हें गुना करें तो 64 आए। और वो दो नंबर भी किस में ढूंढने, ऑप्शन में ढूंढने, क्योंकि आपको ऑप्शन दे रखा है। तो बताओ कौन से दो, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों नंबर का जोड़ 20 है, क्योंकि जोड़ तो 20 होना चाहिए दोनों संख्याओं का, अरे हाँ या ना, और गुना 64 होनी चाहिए। तो आप वैसे ही मुझे 64 से ही दिखाई दे रहा था कि 16 दूनी 32, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, ये मुझे सब कुछ करने की ही जरूरत नहीं थी, ये सब करने की ही जरूरत नहीं थी। मेरा यहीं से निकल के आ रहा था कि ए बी 64 है, मतलब दो नंबर ऐसे लेने जिनका मल्टीप्लिकेशन 64 है, और ऑप्शन में कोई दो ऐसे नंबर नहीं थे जिनका प्रोडक्ट 64 हो, हाँ या ना। तो मेरा ऑप्शन वैसे ही बी था। अगर मान लो दो ऑप्शन दे रखे होते, तो फिर भी हम छोटे चीजों के बारे में सोचते थोड़ा बहुत। मान लो एक ऑप्शन दे रखा होता 2 और 32, तो मेरे को फंसता कि 32 दूनी 64, 16 चौक 64। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जोड़ पे भी आना था, तो जोड़ देखा कितना है 20। तो अब देखो फिर ऐसा होता तो किन दो नंबर का जोड़ 20 है, तो 16 और 4 का 20। देखो कितना आसान है। सारे तो बच्चे आंसर दे रहे हैं बी 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 बी। समझ गए भाई, बात आ रही है समझ में। करो मेरे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। पिछले वाले को एक बार फिर से देख लो जिनको दिक्कत है, 5 सेकंड के लिए। ये ध्यान रखना, इट इज नॉट 64, इट इज 6.4। मेरी भी बी, तेरी भी बी बेटा। सर जी चूरमा खा लो, कहां खाने दो तुम। और खुश रहो यार, हर वक्त क्रिटिसिज्म मत किया करो। पता है सुशांत जो सुसाइड कर गया, उसके साथ भी कहीं ना कहीं समस्या रही। अच्छा, उसके साथ क्या हर किसी के साथ समस्या रही होगी कि जो नेगेटिव गया होगा वो 100% डिप्रेशन में आना होता है, और नेगेटिव कोई दूसरा नहीं करता, हम खुद ही होते हैं भाई। दूसरा प्रयास करता, हम उसके प्रयासों को सफल कर रहे होते हैं नेगेटिव बन के। क्यों नेगेटिव कर रहे हैं? अरे एक दिन कोई दिक्कत हो गई, फालतू पढ़ लिया, या कोई लेट हो गया टीचर, कोई जान थोड़ी निकालनी तुमने किसी की। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ये है, फलाना है, दिख रहा है। अरे सब कुछ है, गंद है बॉलीवुड। तो पूरी दुनिया जान रही है कि बॉलीवुड गंद है, मतलब नरक है वहां पे, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। करण जौहर जैसे आदमियों के साथ लड़कों का और बाकी लड़कियों का। लेकिन तुम क्यों गए भाई बॉलीवुड में? तुम्हारे अकाउंट में, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए से ऊपर रुपए था, माने पैसा भी तुम्हारे पास है, फिर क्यों चलेगा भैया? भाई मेरी इच्छा है कि मैं अंबानी बन जाऊं, और मैं नहीं बन पा रहा, तो मैं क्या करूं? बनूं? नहीं भाई, ये तो कायर के काम है।
मरू नहीं, जो सिचुएशन खराब है उसको सही करूं यार, यही तो मेरा एफर्ट है। अगर मेरा सपना है अंबानी बनने का, है ना, अंबानी वो बड़े वाला भाई जो जिस पर पैसे है वो वाला, तो मैं मेहनत करूं उसके जैसा बनने के लिए, थोड़ी है कि मैं सुसाइड कर लूं कुछ अटेम्प्ट से लेके। हद है यार। आओ देखो जी, ये हिंदी में नहीं है, हिंदी में इसलिए नहीं है क्योंकि टीचर तुम्हारा इंग्लिश में बोलने वाला। आ जाओ, क्या कह रहा है? कह रहा है द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर आर 6 एंड दिस। कहता है दो संख्याएं मान लेते हैं, लेट से ए और बी। कह रहा जी इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है इट इज 6 एंड देयर हार्मोनिक मीन इज 72/13। व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर? तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब मेरे बच्चों आप देखिए, ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर ए बी का क्या होगा? रूट ए बी। और आपको ऐसा लिखना नहीं, आप तो सीधा स्क्वायर करा करो, तो स्क्वायर करोगे तो ए बी की वैल्यू 36 आ जाएगी, है ना। अब वैसे अगर आप समझदार हैं तो 36 के ही टुकड़े कर दो, ऐसे दो टुकड़े कर लो जिनका मल्टीप्लीकेशन 36 हो। तो आप अगर निकालना चाहोगे तो 1 और 36 होगा, है ना, 2 और 18 होगा। पक्का ना? अरे बोल दो, तुम बोल ही नहीं रहे यार। और क्या क्या होगा भाई? इसी तरीके से तो होगा, 2 के बाद 18, उसके बाद 3 से भी कटता है, 3 12 हो गया यार, है ना, फिर 4 नीम 36 हो गया, और तो कोई है ही नहीं। अब तुम ये बताओ कि इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है? 6। अगर ज्योमेट्रिक मीन 6, मेरी बात ध्यान से समझना जो समझ सकता है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है कि बीच में एक नंबर 6 डालने से, बीच में एक नंबर 6 डालने से क्या बनाना चाहिए? एक सीरीज बनाना चाहिए जीपी की। तो देखो सीरीज बन रहा है, 1 6 6 6 6 36, 2 3 6 6 3 18, हाँ या ना। अब कह रहा है जी a प्लस बी बता दो, तो a प्लस बी इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, या तो 36 और 1 37 होगा, या 18 और 2 20 होगा, या 12 और 3 15 होगा, या 9 और 4 13 होगा। हम ऑप्शन में देख रहे हैं क्या हो रहा है। अगर गड़बड़ हो गई, जैसे 36 और 1 37 तो नहीं, 18 और 2 20 आंसर हो सकता है, अगला 12 और 3 15 भी हो सकता है, 9 और 4 13 भी हो सकता है, यानी 12 तो हमारा आंसर नहीं है। अब इसे डिटेल करना पड़ेगा क्योंकि तीनों ऑप्शन उसने घुमा दिए। तो चलो करते हैं डिटेल, आ जाओ। हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab, 2a इंटू बी, और a इंटू बी की वैल्यू क्या भाई? 36 बटे में a प्लस बी, और ये है मेरे भाई 72/13। देखो एक स्टेप है, 16 हो गया, 36 दूनी 72 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 13। ये मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है, हाँ या ना। यानी a और b की वैल्यू क्या थी? 9 और 4। और वैसे भी तुक्का सेट किया करो यार, मल्टीप्लीकेशन 36 से 9 और 4 13, हार्मोनिक मीन अगर निकालेंगे तो 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 9 और 4 13 बटे में 13, हाँ या ना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? फिर से समझाता हूं मैं अपनी बात। मैं कहना क्या चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा था कि हार्मोनिक मीन जो होता है वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, और ये आ रहा 72/13। तो मैंने यहां से कुछ कुछ तुक्का लगाना था कि 13 किसी से कट तो रहा नहीं है, तो यानी बटे में 13 बच रहा होगा, ये वैल्यू 16 हो के। तो मुझे ऐसे नंबर ढूंढने थे जिन्हें जोड़ें 13 गुना करें 36, तो देखो सेट हो रहे हैं, तो 9 4 हो रहा है, 9 4 13, तो उस हिसाब से मेरा आंसर आ जा रहा था 13। क्लियर है भाई? 7वां सवाल हो गया। अब 8वें पे आते हैं। हाँ, करो जी। करिए जब साफ दिखाई दे रहा होगा। अरे बैक नहीं हो रहा ढक्कन, लाइव क्लास में बैक थोड़ी होता कभी, और होता भी तो तुम्हें बैक क्यों जाना? जब लाइव पढ़ रहे हो तो साथ साथ पढ़ो। हाँ बेटा, इंग्लिश में हिंदी में नहीं हो पाया है, इसके लिए माफी, बाकी मैं हिंदी में अर्थ समझाता हूँ। कह रहा है कि इफ रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, मतलब दो नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर हैं, मान लेते एक नंबर ए है एक नंबर बी, तो कह रहा है जी इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लो और इन्हीं दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन ले लो। तो इनके ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का रेशियो 12:30, 12/13। इनके ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का रेशियो 12:13। तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या क्या होंगे। तो यार तुम तो जानते हो अच्छे से, अगर मैं फार्मूला लिखूंगा तो आ जाएगा √AB, और अर्थमेटिक मीन होगा a + b/2, और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेशन है। ये 12/13।
कुछ नहीं करो मेरे बच्चे, ऑप्शन से वैल्यू उठा के चलो। नीचे देखो 13 आ रहा है, तो हाँ या ना, यानी ए और बी ऐसे दो नंबर होंगे जिनका जोड़ 13 आना चाहिए, है ना, या तो 13 है या 13 का मल्टीपल आ रहा होगा जोड़। तो देखो 8 5 13, 8 7 15, 2 3 9 4 13, यानी इसका मतलब ना तो ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि इनका 8 7 15 जोड़ जा रहा है और इसका 2 3 5 जा रहा है, ना ये होगा ना ये होगा, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि 8 5 13 9 4 13। अब मैंने 8 और 5 ले रहा हूं तो मुझे पता है 8 गुना 5 का मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो 9 और 4 का निकलता है भाई, 9 चौक 36, 9 गुना 4 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी 12 आ गया, और 9 और 4 13, यानी मेरा आंसर आ गया ए। व्हाट इज माई आंसर? 9:4। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पक्का, वेरी गुड। बताओ मेरे बच्चों, करिए जी, ये सवाल पेपर का क्वेश्चन है, करें कि ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आ गया तो मैंने भी आपको लिख दिया कि ये एपी होगा, जीपी होगा, एचपी होगा, क्या होगा? तो देखिए यार, सबसे पहले ये बताइए, ये बताइए दोस्तों, क्या ये एपी है? तो एपी के लिए जरूरी है कि हर दो टर्म का डिफरेंस सेम हो। तो यहां डिफरेंस निकाल रहे हो 0 आ रहा है, यहां डिफरेंस निकाल रहे हो 0 आ रहा है, यहां डिफरेंस निकाल रहे हो 0 आ रहा है, हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? इसका अर्थ ये हुआ कि ये एपी है। अगर मेरे बच्चों ये एपी है, अगर ये एपी है तो फिर ये एचपी भी हो जाएगा। अगर ये एपी है तो ये फिर एचपी भी हो जाएगा। बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ या ना? क्योंकि एचपी में क्या होगा, अगर एचपी मान लो, अब एपी तो क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया, यानी एपी आंसर है, ठीक है। अब अगर ये जीपी है, अगर ये ना सॉरी एचपी है, अगर ये एचपी है, अगर ये एचपी है तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल एपी होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल देखेंगे तो 1/100, 1/100, 1/100, तो ये सारा क्या होना चाहिए? एपी होना चाहिए। तो एपी होने के लिए इनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सेम ही टर्म में सेम आएगा। इसका मतलब ये एचपी भी है। अब देखो 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100 एकम 100, यानी गुना भी सेम होने लग रहा है, यानी कॉमन रेशियो भी सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जीपी भी है। तो हमारा आंसर हुआ कि एपी भी है, जीपी भी है और एचपी भी है। ऑल ऑफ दिस क्लियर है? डी हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कई सारी चीजें इसमें समझाई, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन किस किस तरीके से निकालते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, अगर कोई सवाल आ जाए जिसमें नंबर मानना हो तो उसमें कैसे कैसे नंबर मानते हैं। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को दोहराता हूँ, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने यहाँ लिखवाई थी, आपको एग्जाम में काम आएगी, ठीक है, और बहुत काम आने वाली है। कि अगर एबीसी एपी में मानना हो तो टर्म हमेशा दो, मतलब कुछ भी मान ले, लेकिन ये मेरा सुझाव है 2 3 4 मान लेंगे, अच्छा रहेगा। अगर जीपी में हो तो 2 4 8 मान लीजिए, एचपी में हो तो 2 3 6। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको याद रखें। मैंने इस पे एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन भी कराया था, एग्जाम का ही क्वेश्चन था, मिलता नहीं है वक्त पे, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया भी था कि अगर एबीसी, अरे मिट भाई, अगर एबीसी एपी हो या जीपी हो या एचपी हो तो इसका मान क्या होगा। तो एपी लूंगा तो अलग उत्तर आएगा, जीपी लूंगा तो अलग उत्तर आएगा, एचपी लूंगा तो अलग उत्तर आएगा। तो 3 उत्तर आने थे, तो बताना है कौन से उत्तर सही थे। तो मैंने इन्हीं वैल्यूज के बिहाफ पे आपको बताया कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, एपी और जीपी पे आते हैं। कुछ कुछ चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज ये कि एपी में, अरे यार काटा ना लग रहा, हाँ मैं 5 और मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 27, तो मैं यहां ये समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि ये
दो पदों के योग तभी बराबर होते हैं, दो पदों का योग तभी बराबर होता है अगर नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू का जोड़ बराबर हो। जैसे 27 और 5 32, 10 और 12 32। अगर ये दोनों चीजें बराबर आ गई, अगर ये दोनों चीजें बराबर आ गई तो इनके जोड़ भी बराबर आएंगे। ये मैंने एग्जैक्टली आपको समझाना चाहा है। इसी के बराबर मैं यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेता हूं कि T12 प्लस T20 ये भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि 20 और 12 32 होगा। मैं लिख दूं कि T30 प्लस T2 ये भी इसके बराबर होगा, क्योंकि इनका जोड़ भी 32 होगा। तो अगर ये कहानी एपी में है तो हर हाल में यहां प्लस का साइन देगा और फिर रिलेशन बना के आपसे पूछेगा, ऐसे दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा किसकी वैल्यू बराबर है। लेकिन अगर यही चीज मेरे बच्चों जीपी पे आती, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आती, तो क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आप ध्यान रखना, अगर T5 इंटू T7 है, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये बराबर है T10 इंटू T2। देखिए यहां पे भी तो जोड़ बराबर है, 5 7 12 10 2 12, क्या बराबर आता है। तो आप कहेंगे जी सोल्व करके देख लेते हैं। अगर सोल्व करके देखें T5 की वैल्यू हो जाएगी भाई, जीपी में Tn की वैल्यू क्या होती है, AR रेज़ टू पावर n-1। तो R की वैल्यू 5, तो AR रेज़ टू पावर n-1, 5 में गया 4, 7 है तो AR रेज़ टू पावर 6। यहाँ करेंगे T10 है तो AR रेज़ टू पावर 9, ये स्क्वायर है तो AR रेज़ टू पावर 1। आप जानते हैं ना, अगर T2 निकालना है तो 2 में गया 1। अब आप गौर से देखेंगे तो A और A स्क्वायर बना, R की 6 और 4 10 बना। यहां बात करें तो A और A स्क्वायर बना, 9 और 1 10 बना। तो आपने देखा ये चीज और ये चीज दोनों ही आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। हाँ या नहीं, दोनों ही आपस में बराबर आ रही। तो मैं आपको यहाँ समझाना ये चाह रहा था मेरे बच्चों कि ये जोड़ बराबर तब आता है जब एपी में बीच में साइन प्लस का हो, लेकिन जीपी में बीच में साइन इनटू का हो। जीपी में साइन इनटू का हो, जीपी में प्लस दे देगा तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बाकी कल बाद में देखेंगे उस बाकी कल को, तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे जीपी में अगर प्लस का साइन दे देगा। इसलिए जीपी में हमेशा ही वो इनटू का साइन देगा। अब थोड़ा आगे आते हैं अगली बात पे। अगर एपी में टर्म माननी थी तो मैंने आपको सिखाई थी 2 टर्म माननी ना, 3 टर्म माननी हो, 5 टर्म माननी हो, 7 टर्म माननी हो, 4 टर्म माननी हो, इसका एक लॉजिक सिखाया था। जैसे 3 टर्म माननी थी तो बताया था a माइनस डी a प्लस डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे वो इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा कि 15 को 3 भागों में तोड़ा गया, तीनों ही एपी में हैं, तो मतलब तीनों का जोड़ 15 के बराबर होगा, तो डी कैंसिल होकर 3a बराबर 15, a की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस तरीके से सवाल बनता है। लेकिन अगर ऐसा ही सवाल जीपी में आता है तो उसका रूप दूसरा होता है। जीपी में ऐसे सवाल के लिए क्या बोलेगा कि 3 टर्म है और उनका प्रोडक्ट 15 है, 3 पद है और उनका मल्टीप्लिकेशन 15 है। तो ऐसे सवालों में कैसे माने, तो अगर 3 टर्म माननी हो तो मान लीजिएगा ए आर ए और ए बाई आर। आप देखना चाहें तो कॉमन रेशियो सेम है, 1/r 1/r। ठीक है जी। अगर 5 टर्म माननी हो बेटा तो ए आर स्क्वेयर ए आर ए बाई आर ए बाई आर स्क्वेयर। आप कहें कैसे सवाल देगा, सवाल ऐसे दे देगा, सवाल ऐसे दे देगा कि द प्रोडक्ट ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 32। ऐसे लिख देगा कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के 5 पदों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट माने गुणनफल, गुणनफल है वो 32 है। फाइंड एनी वन टर्म, कोई भी एक टर्म निकाल के बता दो, कोई भी एक टर्म निकाल के बता दो। तो आप 5 टर्म ऐसे मान लेंगे। ऐसे मानने का फायदा क्या होगा 5 टर्म का, कि जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे ए आर स्क्वेयर इंटू ए आर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल टू 32। तो आप देखेंगे मेरे बच्चों यहाँ पे कि आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कटा, आर से आर कटा, कुल मिला के ए की पावर 5 आ जाएगा, ए और ये वैल्यू आएगी 32 के, और 32 को लिख लेंगे 2 की पावर 5। तो यहाँ से सोल्व करके ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 2। ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2। समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ या ना।
बेटा जो सोहेल कह रहा है कि आप रहने दीजिए, तो जा भाई, किसने तेरा हाथ पकड़ रखा है ऐप के ऊपर, जा अपने घर बैठ। क्लियर है भाई यहां तक? तो ए की वैल्यू निकल के आ गई 2, इसका मतलब कोई भी एक टर्म 2 हो सकती है, ऑप्शन में दे देगा 3 4 5 ऐसे कुछ भी लिख के दे देगा, तो हम आंसर 2 लगा देंगे। क्लियर है? तो जीपी में प्रोडक्ट की बात हो रही होगी, जीपी में प्रोडक्ट की बात हो रही होगी, एपी में सम की बात हो रही होगी। क्लियर है? इसे पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने ये सिखाया था क्या, कि भैया जीपी में प्रोडक्ट की बात हो रही होगी हमेशा, यहां प्रोडक्ट की बात हो रही होगी, लेकिन एपी में हमेशा यहां सम की बात हो रही होगी। बेटा इतने यूट्यूब पे ट्यूटर हैं, इतने पेड कोर्सेज हैं, कौन एपी जीपी में 2-2 सप्ते घुमा रहा है? कोई नहीं पढ़ा रहा, हम पढ़ा रहे हैं। क्या हमें, आपको लगता है इससे मेरे को फायदा होना है? नहीं, मेरे को कोई फायदा नहीं होना। मेरे लिए भी जरूरी है कि 1 से सवा क्लास में पूरा कोर्स एपी जीपी खत्म करा दें, लेकिन हम इतना डिटेल में इसलिए जा रहे हैं कि पता नहीं क्या आ जाए पेपर में, और बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी? अगर ऐसे ही मेरे बच्चों, ये तो हुई 3 5 7 टर्म माननी हो, और देखिए जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसका मैं सिलेक्शन करा के मानूंगा। अगर 7 टर्म माननी हो तो इसी सीक्वेंस में, लेकिन अगर 4 टर्म माननी हो तो 4 का तो प्रोसेस ही बदल जाएगा। तो ध्यान रखना, उसको ऐसे मानना ए आर क्यूब, ए आर, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर स्क्वायर। हाँ है ना? आप कहें सॉरी ए आर क्यूब, आप कहें ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इनका रेशियो देखेंगे तो 1/r स्क्वायर होगा, इसका रेशियो निकालेंगे 1/r स्क्वायर होगा, इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/r स्क्वायर होगा। ठीक है? एपी में CD 0 नहीं हो सकता, कॉमन डिफरेंस। हाँ मैंने ऐसा बोला था, होता भी यही है, लेकिन सवाल दे रखा था तो मैंने उसको ले लिया था कि ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में। ठीक है जी? यहां तक की बात क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये एपीजीपी की कहानी है भाई। अब एपीजीपी के 1-2 टाइप के क्वेश्चन और भी बचते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को कराने के लिए मुझे सिंप्लीफिकेशन कराना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन का मेरा मतलब है क्या? सिंप्लीफिकेशन से मेरा मतलब है जहां पे मुझे आपको वो सिखाना पड़ेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लेवल की चीज़ें सिखानी पड़ेगी, तो उसके लिए अभी समय रहेगा, तो इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख लेना। ठीक है? अब ये कहानी एपी जीपी एचपी की ख़त्म हुई हमारी, कि ये याद कर लो यार, 1 2 3 4, ये हुआ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये रहता है हमेशा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है दोस्त? ऐसे ही अगर 1 3 5 और ऐसे ही अगर n ओड नंबर हो, देखिए ये तो था पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये है पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम, विषम माने वो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं हो। तो अगर आप इनका जोड़ देखेंगे तो 1 और 3 4, 1 और 3 4, 4 और 5 9। तो इनका जोड़ कैसे निकालें, ये हमारा सवाल है। तो बताओ भाई इनका जोड़ कैसे निकाला जाए? तो इसका तरीका होता है n स्क्वायर, इसका तरीका होता है n स्क्वायर। आप कहें कैसे? आदित्य जागते रहो। हाँ जागते रहेंगे भाई। देखिए इसका तरीका ये रहता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि 1 3 5 और ऐसे चलता रहा, और मैंने कहा सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो सीधा आंसर लिख देना 10 का वर्ग यानी 100। क्लियर है? करके भी देखेंगे, अगर फर्स्ट 10 ओड नंबर लिखेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है जी? अब और आगे आता है। अगर इवन की बात हो रही हो, 2 4 6 8 10, यानी अगर पहली n इवन नंबर हो, पहली n प्राकृतिक सम संख्याएं हो, सम संख्याओं का योग हो, तो इसका फार्मूला रहता है n इंटू n प्लस 1। ये बने कैसे? ये सारे एपी से बने, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बना रहे हैं। हाँ है ना? उसी से फार्मूले बना हुआ है। तो n इंटू n प्लस 1। दूसरा होता है इनके स्क्वायर का सम, ये भी एक अच्छा फार्मूला आपको पढ़ लेना चाहिए कि अगर पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा जाए तो फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। देखना मुझे याद है नहीं, सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं? सही है भाई? पक्का?
ऐसे अगर क्यूब की बात हो, कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब, तो इसका फार्मूला रहता है मेरे बच्चों क्या, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का थोड़ा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये फार्मूला रहता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के वर्गों के योग का ये फार्मूला मेरे बच्चों रहता है। क्लियर है दोस्तों? एक बार इतनी चीज उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, ये चीज हो गई हमारी। नंबर सिस्टम में सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो भाई जिन लोगों के पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो कह रहे हैं कि ओवर हो गया, मैं मात्र 4 से 5 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ, क्लास को यहाँ बंद कर दे रहे हैं, उसके बाद हम फिर से लाइव करेंगे। जिनका जी नहीं है वो बेशक क्लास छोड़ चले जाएं, बाद में आप अपनी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, मात्र करेक्ट 5 मिनट लूंगा और 5 मिनट बाद हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे और नंबर सिस्टम आगे बढ़ेंगे। कल हम